जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी एब्रीवेशन है इसका। और यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर में ये स्विचिंग डिवाइस है। जैसे कि हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है थायरिस्टर एंड स्विचिंग डिवाइसेस। तो थायरिस्टर्स का मैंने आपको सारा पढ़ाया था कि थायरिस्टर लैचिंग डिवाइसेस होती हैं, वो एक दफ़ा ऑन हो जाए वर्किंग करती रहती हैं जब तक कि उसको टिल देन उसके वोल्टेज को लो ना कर दिया जाए। तो ये सेमीकंडक्टर ये स्विचिंग डिवाइस है जो कि जिसमें सिर्फ एक जंक्शन होता है, जबकि इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये बाकी सबसे चेंज है कि एक जंक्शन है और 3 टर्मिनल्स है। जैसा कि आपने पहले देखा था कि हमारे पास अगर 2 जंक्शंस होते हैं तो 3 टर्मिनल्स होते हैं, लाइक PNP, NPN, FET के। अच्छा, इसमें एक और यूनिक जो खसूसियत होती है वो होती है कि एमिटर करंट इसका इंक्रीज़ करता रहता है रीजनरेटिवली, जबकि इसके जो है वो वोल्टेजेस अगर डिक्रीज़ भी करे, इसको कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस की क्वालिटी होना। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में ये वर्किंग करेगा इस तरह। और इससे पहले हमने टनल डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस पढ़ी थी। इसको कॉमनली यूज़ किया जाएगा सॉटूथ वेव जनरेटर के लिए, पल्स जनरेटर के लिए, स्विचिंग के लिए एंड ट्रिगर SCRs एंड ट्राइक्स के लिए। हमारे पास UJT की सिंबल है। जो सिंबल ऑफ UJT इसमें जो है सबसे पहले जो टिल्ट एरो है, स्मॉल एंगल पे टिल्ट करता है, यानी कि थोड़ा डायगोनल होता है, ये झुका हुआ होता है। और ये तो B1 की तरफ इसका झुकाव होता है, टिल्ट हुआ होता है। ये सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन UJT की जो है फिगर में दिखाई गई है इस जो है इमेज में। जो एमिटर टर्मिनल का एरो है वो इंडिकेट करता है कन्वेंशनल करंट के फ्लो को, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा होगा वो इस एरो जो है ये एरो है वो इंडिकेट करता है। और इसमें 2 बेसिस होती हैं, B2 एंड B1। ये सिंबल UJT की बनी हुई है। और इसके अलावा जो फिज़िकल जिस कंडीशन में UJT हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसमें प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, वो फिज़िकल शेप भी इसमें दिखाई गई है। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ UJT में इसमें दो आपके पास बेस रेजिस्टेंस होती हैं। RB1 जो है वो वेरिएबल होता है और जो RB2 होता है फिक्स होता है। और डायोड एक जो इसमें डायोड लगा होता है वो एमिटर के टर्मिनल पे डायोड है उसका। इक्विवेलेंट सर्किट की डिटेल्स अगर आपको मैं समझाऊँ कि जी इक्विवेलेंट सर्किट में 2 बेस रेजिस्टर्स लगी हुई हैं, RB1 एंड RB2, और एक सिंगल डायोड लगा हुआ है। RB1 जो है वो एक वेरिएबल रेजिस्टर है, जबकि RB2 एक फिक्स्ड रेजिस्टर है। RB1 की जो वैल्यू है वो 0 ohms टू 50 ohms, 5 किलो ohms टू 50 ohms तक इसकी वैल्यू वेरी करती है विद आई। डिफरेंट मीटर करंट पे वो डिफरेंट इसकी करंट की रेशो शो करेगी। जबकि इसकी टोटल जो रेजिस्टेंस निकलेगी वो निकलेगी RBB इज़ इक्वल टू RB1 प्लस RB2। अगर हम इसमें से वोल्टेजेस निकालेंगे जी RB1 कितने हैं, तो RB1 डिवाइडेड बाय RB1 प्लस RB2, ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगा हुआ है इसमें, क्योंकि डिवाइडर नेटवर्क बनता है ये 2 रेजिस्टर्स के साथ, मल्टीप्लाई बाय VBB इज इक्वल टू इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय VBB। क्योंकि जो आपके पास RBB निकलती है ना वो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो होती है। इन दोनों रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन, इन दोनों रेजिस्टेंस का जो है वो आपके पास हमारे पास जो निकलता है इसका एस्टिमेशन कॉस्ट निकलती है। वे जहाँ पे इसके इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो की रेंज होती है 0.51 से 0.82 होती है, विदिन किलो ohms के अंदर होती है इसकी। नंबर 3 VP यानी कि पीक पॉइंट वोल्टेजेस जो कि इक्वल होते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय VBB प्लस V डायोड, यानी कि आपके पास पीक पॉइंट पे वोल्टेजेस कब आएंगे, जब आपका इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय VBB प्लस V डायोड इसको इक्वल करके आपके पास आएंगे। और VP क्या होते हैं, पीक पॉइंट वोल्टेज। VP इज़ अ पीक पॉइंट वोल्टेजेस एट विच UJT स्टार्ट कंडक्टिंग या फायर्ड का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि फायरिंग करता है, यानी कि ये इसकी कंडक्शन सडनली स्टार्ट होती है इसकी, यानी कि फायरिंग एंगल है, ये फायरिंग स्टार्टिंग कंडीशन है, कंडक्टिंग है। जैसे आपका जो स्टार्टिंग वोल्टेजेस है ये उस पर कंडक्ट कर रहा है UJT, वो पीक पॉइंट वोल्टेजेस होंगे उसके। UJT की कंस्ट्रक्शन देखिए जी, एक N चैनल की लेयर है, N चैनल की लेयर पे P चैनल को डिफ्यूज़ करके जो है जंक्शन बनाया रहता है। इस तरह ये PN जंक्शन बनता है। जो आपके पास P मटेरियल जंक्शन है वो B2 के नज़दीक होगा, जबकि B1 के ये थोड़ा सा दूर होगा। ये है लाइटली डॉप्ड N टाइम सेमीकंडक्टर मटेरियल पर जो है कंसिस्ट करता होगा, जबकि इसके ऊपर जो है वो ओहमिक कॉन्टैक्ट्स बना दिए जाते हैं, जिससे B1 और B2 जो है निकाले जाते हैं। N टाइप रीजन से 2 बेसिस निकाली जाती हैं, बेस रजिस्टर्स। स्मॉल जो आपके पास P रीजन है बहुत स्मॉल, यानी कि एक छोटी कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन ये हैविली डॉप्ड होता है।
A small heavily topped P region into one side of bar is called as emitter E region of UJT. इसको emitter region कहा जाता है. P region में PN junction, जो P और N टाइप रीजन मिलकर क्या बनाते हैं, PN जंक्शन. जो आपके पास रेजिस्टेंस होगी बेस 1 एंड बेस 2 की, उसको कहते हैं, इन दोनों की जो रेजिस्टेंस होगी इन दोनों के दरमियान इन दोनों की रेशियो जो निकलेगी उसको कहेंगे इंटर बेस रेजिस्टेंस RBB. इट इज़ इन द रेंज ऑफ फ्यू किलो ओम्स. जैसे मैंने आपको बताया था 0.51 से लेके ये 0.81 ओम्स तक होगी, किलो ओम्स से कम होगी. इंटर बेस रेजिस्टेंस जो है वो इसको दो रेजिस्टेंसेस में ब्लॉक किया जाता है या दो रेजिस्टेंस में ये कंसिस्ट करती है, जैसे कि RB1 और RB2. सिंस द एमिटर रीजन इज क्लोजर टू बेस 2 द वैल्यू ऑफ RB1 इज़ ग्रेटर देन RB2, यानी कि RB1 की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी RB2 की निस्बत, क्योंकि RB1 जो है वो इससे थोड़ा सा दूर है और B2 है वो क्लोज़र है, यानी कि पास है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है एज पर वोल्टेजेस प्रोवाइड. द टोटल रेजिस्टेंस RBB बिटवीन B1 एंड B2 इज़ कॉल्ड इंटर बेस रेजिस्टेंस एंड इट इज़ गिवन बाय RBB इज़ इक्वल टू RB1 RB2. दी वर्किंग ऑफ यूजेटी. ये वर्किंग ऑफ यूजेटी का सर्कल देखिएगा कि सिंपल हमने एन जो रीजन है दो बेस रेजिस्टेंस को VBB प्रोवाइड करके उसको रिवर्स बाइस किया गया, जबकि पी रीजन को हमने वेरिएबल जो है वो पावर सप्लाई लगाकर इसको फॉरवर्ड बाइस किया गया. और इसमें जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें रेजिस्टेंसेस है और डायोड है और इसमें IE VB और इसमें इंट्रिंसिक बेस जो है रेशो निकलेगी. यूजेटी को वेरिएबल बैटरी VE के अक्रॉस किया जाता है जो कि एमीटर बेस 1, और जबकि फिक्स्ड बैटरी VBB जो है B2 के अक्रॉस लगाई जाती है. VE एक्ट एज अ वेरिएबल इनपुट वोल्टेज सोर्स एंड द VB प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज, यानी कि फिक्स है तो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगी फ्रॉम B2 टू B1. एज लॉन्ग एज जब लेस देन होंगे VE BB RB1 से, द PN जंक्शन जो होगा वो स्टिल रिमेन रहेगा रिवर्स वाइज, क्योंकि उसको रिवर्स वाइज मिल रही है इसके VBB से. हैंस द UJT विल स्टेज इन द ऑफ स्टेट. UJT भी ज़ाहिर है रिवर्स वाइज है तो UJT जो है वो ऑफ स्टेट में कायम रहेगा. इन दिस स्टेट ओनली रिवर्स लीकेज करंट विल फ्लो फ्रॉम B2 टू एमिटर टर्मिनल E, यानी कि इस कंडीशन में जो आपके पास रिवर्स लीकेज करंट है वो फ्लो करेगा क्योंकि ये रिवर्स वाइज पे है और UJT भी आपका ऑफ कंडीशन में है. एज VE अप्रोचेज VP पीक पॉइंट वोल्टेजेस द PN जंक्शन बिकम्स फॉरवर्ड बाइस्ड. जब आपके पास जो V एमिटर वोल्टेजेस है वो पीक पॉइंट वोल्टेजेस पे पहुंच जाते हैं जिस पर UJT कंडक्ट करता है, स्टार्ट करता है या फायर होता है, उसकी कंडक्टिंग रेशियो है क्योंकि उसकी बाइसिंग वोल्टेजेस है जो इनिशियल उसको चाहिए होता है. द PN जंक्शन बिकम्स फॉरवर्ड बाइज. जो UJT का PN जंक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज हो जाएगा. एंड एमिटर करंट I फ्लोज फ्रॉम एमिटर टू बेस 1. तो इस कंडीशन में हमारे पास जो I करंट है वो एमीटर से बेस 1 में फ्लो करेगा. दिस मीन्स UJT स्टार्ट कंडक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा. अच्छा ये VI कर्व है इसकी, जो इसमें लेफ्ट जो है साइड पर इसका पीक पॉइंट वोल्टेजेस है, इसको कट ऑफ रीजन कहते हैं ये VV. इसके बाद पीक पॉइंट वोल्टेज जब इसके वोल्टेजेस इंक्रीज किए VE जब इसके है एमीटर वोल्टेजेस VP के इक्वल हो जाएंगे तो UJT क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग स्टार्ट कर देगा. जबकि VE जो है वो आपके पास अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो ये IE को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे. अगर VE आपके पास कम भी हो जाएंगे तब भी आपके पास IE क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. दिस प्रॉपर्टी विल बी ऑब्जर्व एट द वैली पॉइंट. वैली पॉइंट होगा, ये तमाम वैली जो पॉइंट है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस में ऐसा होता है क्योंकि नेगेटिव रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि अगर आप VE आप डिक्रीज़ भी कर रहे हैं, कम भी कर रहे हैं, लेकिन VP जो आपके इंक्रीज़ कर रहे हैं. आफ्टर द वैली पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो होती है वो आपकी जो डिवाइस है वो आपके पास सैचुरेशन रीजन में दाखिल हो जाती है. किस रीजन में दाखिल रहती है, सैचुरेशन रीजन पे. एट दिस पॉइंट होल्स फ्रॉम द हैवीली डॉप्ड एमिटर रीजन आर इंजेक्टेड इनटू द N-type bar and they move towards P1 terminal. Hence the resistance RB1 is drastically reduced. यानी कि बहुत ज़्यादा भी अगर reduce कर दी गई ना RB1 तब भी आपके पास जो है ना वो emitter region में जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे. देयर डिक्रीज इन RB1 डिक्रीजेज VRB1. VE डिक्रीज़ हो जाएंगे VRB1 के डिक्रीज़ होने से. और एनहेंस जबकि फॉरवर्ड वाइज इंक्रीज़ हो गई है. फॉरवर्ड वाइज के इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि आपके पास एमिटर करंट जो है वो बढ़ जाएगी जबकि एमिटर वोल्टेज जो है वो आपके पास कम हो रहे हैं. तो इसको वैली पॉइंट कहते हैं. इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होती है. नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास
जो है वो एमिटर जो वोल्टेजेस हैं वो कम भी हो रहे हैं, लेकिन आपके पास एमिटर करंट जो है इंक्रीज़ कर रहा है। आफ्टर द वैल्यू पॉइंट एट एनी इंक्रीज इन आई प्लेसेस द डिवाइस इन सैचुरेशन, यानी कि अगर इसके बाद हम और इंक्रीज़ कर देंगे वैल्यू पॉइंट अपने वोल्टेजेस को आई के इंक्रीज़ होने से, तो वो सैचुरेशन रीजन में दाखिल हो जाएगा। अच्छा, दी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ यूजेटी, इसमें हमारे पास ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। पैरामीटर्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए सबकी। पीक पॉइंट वोल्टेजेस VP, इट इज़ एमिटर वोल्टेज दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रिगर और टू स्टार्ट कंडक्टिंग द यूजेटी डिवाइस, यानी कि एक ऐसे एमिटर वोल्टेजेस हैं जो ट्रिगर करने के लिए, स्टार्ट डिवाइस की वर्किंग स्टार्ट करने के लिए, यूजेटी को खुद कंडक्ट करने के लिए चाहिए होंगे। उसको क्या कहेंगे हम, पीक पॉइंट वोल्टेजेस एज VP। इट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन VP इज इक्वल टू इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय VBB प्लस V डायोड। पीक पॉइंट करंट कितना होगा, IP, इट इज़ अ मिनिमम एमिटर करंट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रिगर और टू स्टार्ट कंडक्टिंग द यूजेटी डिवाइस। ये एमिटर करंट की वो कम से कम मिकदार होगी जो कि एक डिवाइस को ट्रिगर करने या यूजेटी को कंडक्ट करने के लिए चाहिए होगी। वैल्यू पॉइंट वोल्टेज VV, इट इज़ द एमिटर वोल्टेज एट द वैल्यू पॉइंट, इट्स वैल्यू इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द इंटरबेस वोल्टेजेस। VBB के इंक्रीज़ करने से VV जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, जबकि ये एमिटर वोल्टेजेस हैं वैल्यू पॉइंट पर। वैल्यू पॉइंट करंट को कितना होगा, IV, इट इज़ एमिटर करंट एट द वैल्यू पॉइंट, यानी कि ये वैल्यू पॉइंट के एमिटर करंट होगा। इट्स वैल्यू इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द इंटरबेस वोल्टेजेस, के इंटरबेस वोल्टेजेस के भी इंक्रीज़ होने से इसकी वैल्यू में इजाफा होगा। इंटरबेस रेजिस्टेंसेस RBB, इट इज़ अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द UJT अक्रॉस B1 और B2 टर्मिनल्स। राइट के इसमें जो आपके पास B1 एंड B2 टर्मिनल्स के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो RBB होगी, इसकी निस्बत। इट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन RBB इज इक्वल टू RB1 प्लस RB2। नंबर 6, इंक्रीजिंग स्टैंड ऑफ रेशो, it is the ratio of RB1 to the total device resistor RBB. It is in the range of 0.51 to 0.82. It is given by the equation. Increasing stand of ratio is equal to RB1 over RB1 plus RB2. As we know, the combination of RB1 plus RB2 is equal to RBB. So increasing stand of ratio is equal to RB1 over RBB. अच्छा, इसकी सबसे मेजर जो एप्लीकेशन है ना वो यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है। यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर क्या है कि ये नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर होता है जो कि साइनोसॉइडल ऑसिलेटर साइन वेव के अलावा अपनी आउटपुट पे कोई वेव देता है, और ये वाला जो है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर हमारे पास सॉ टूथ वेव, बड़ी अच्छी सॉ टूथ वेव जनरेट करके आउटपुट पे देता है। उसकी मेजर एप्लीकेशन है यूजेटी को एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर इस्तेमाल करने, यानी कि ये DC बाइस लेगा लेकिन अपनी आउटपुट पर कोई हमारे पास नॉन साइनोसॉइडल आउटपुट देगा। यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जहाँ पर डिस्चार्जिंग कैपेसिटर यूजेटी को सॉ टूथ वेव जनरेट करने में हेल्प करता है, आउटपुट पे देता है। जब आपके पास जब इसकी जो है VBB की बैटरी को ऑन किया जाता है तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है रजिस्टर के थ्रू। कैपेसिटर इस रजिस्टर के थ्रू चार्ज होगा। During charging period, the voltage across a capacitor increases in an exponential manner. एक्सपोनेंशियल मैनर क्या होगा, हमारे पास जो साइन वेव होता है वो लीनियरली इंक्रीज़ करती है। लीनियरली इंक्रीज़ का मतलब होता है कि वो अपने एक प्रॉपर टाइम पे हर चीज़ को लीनियरली इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि वन बाय वन, लहजा ब लहजा, टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। जबकि इसमें एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि एक सडन चेंज आना, यानी कि सडन चार्जिंग हो रही है फिर डिस्चार्जिंग हो रही है, इसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कहते हैं। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करती है और जब ये अपने पीक पे पहुंच जाती है, पीक पॉइंट वोल्टेज पे पहुंच जाती है, इस पॉइंट पर जब पीक पॉइंट वोल्टेज पे पहुंच जाती है यूजेटी क्या करता है, फायरिंग करता है, फायर्ड हो जाता है, यानी कि अपनी कंडीशन में मैक्सिमम पीक कंडीशन में कैपेसिटर डिस्चार्जेस, इस कंडीशन में जाके जो कैपेसिटर है वो यूजेटी का यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। ये एज द कैपेसिटर वोल्टेज बिकम जीरो, जब वोल्टेजेस जो है कैपेसिटर के जीरो हो जाएंगे, द यूजेटी इज स्विच्ड ऑफ, यूजेटी क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। डेफिनेटली उसके जो वोल्टेजेस हैं उसके पीक पॉइंट वोल्टेज से कम हो जाएंगे। जब दोबारा नेक्स्ट साइकिल आएगा, इसमें दोबारा से कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर दोबारा से एक सॉ टूथ वेव जनरेट होगी। इस तरह ये जो सॉ टूथ वेव के जो हैं ये साइकिल्स बनते चले जाएंगे। द फ्रिक्वेंसी ऑफ सॉ टूथ वेव फॉर्म्स हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, इज गिवन बाय टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2.3 RC log 1/1 माइनस इंट्रेंसिक स्टैंड इंटरेस्ट बेस रेशो।
ओवर सेकेंड्स में ही होगी, जबकि फ्रिक्वेंसी होगी एफ इज इक्वल 1/t हर्ट्स। ये देखें जी। इसके अलावा इसमें सबसे बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास ना इसमें पॉजिटिव स्पाइक्स भी आती हैं, जनरेट होती हैं बेस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारे पास जो है वो क्या होती है, जनरेट स्पाइक्स भी जनरेट होती है। ये मेजर एप्लीकेशन थी, इसके सर्किट भी आप लोगों ने पढ़ा, सारी समझ में। इसके अलावा जो कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेजर एप्लीकेशन में एप्लीकेशन यूजेटी में ऐड है कि इट इज़ यूज टू ट्रिगर SCRs एंड ट्राइक्स। जैसे मैंने बताया कि ये ट्रिगर पल्सेस भी जनरेट करता है और डिफरेंट टायर्सर्स और डिफरेंट जो हमारे पास आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में सर्किट्स हैं, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर या डिफरेंट सर्किट्स हैं जो कि ट्रिगर पल्सेस पे ट्रिगर्ड करते हैं, ऑन होते हैं। तो ये SCRs भी, ट्राइक्स को भी ट्रिगर पल्सेस चाहिए होती हैं इनके गेट पल्स पे इनको ऑन करवाने के लिए। तो इनके लिए भी जो ट्रिगर्स यूज़ करेंगे हम, ये वाली यहाँ से जो ये जनरेट कर रहे हैं इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स। ये नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हमने ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर इसकी एप्लीकेशन पढ़ी। ये सॉ टूथ वेव जनरेट करता है। इट इज़ यूज इन फेस कंट्रोल और टाइमिंग सर्किट। ये फेस कंट्रोल, AC के फेस कंट्रोल करने के सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाएगा, टाइमिंग सर्किट्स में जहाँ पे ये इनके स्पाइक्स और पीक्स जो हैं डिफरेंट टाइमिंग्स को कंट्रोल करेगी, जनरेट करेगी। इट इज़ यूज इन सॉटूथ जनरेटर्स। ये सॉटूथ जनरेटर्स में इस्तेमाल किया जाएगा, सॉटूथ वेव जनरेटर बेसिकली। नंबर 5, इट इज़ यूज इन हाई स्विचिंग स्पीड एप्लीकेशंस। ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड स्विचिंग स्पीड के जो सर्किट्स हैं उनमें इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि इनकी स्विचिंग स्पीड हाई होती है। थैंक यू सो मच।